नमस्ते, जय भीम। मैं फारूक शादी, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन मुंबई सिटी प्रेसिडेंट। मैं सबसे पहले मेरे तमाम मीडिया भाइयों का और सब चैनल वालों का, प्रिंट मीडिया का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए और यहाँ हमारी ये जो छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको कवर किया आप लोग ने। बट बदकिस्मती से मैं बहुत माफी चाहता हूँ जो आपको इनकन्वीनियंस हुआ। यहाँ पूरे एरिया में, पूरे नागपाड़ा एरिया में आज लाइट नहीं होने की वजह से ये भी एक अलग किस्म का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है कि अंधेरे में आपकी लाइटों में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। तो मैं इस अंधेरे को, मैं इसको पॉजिटिवली लेना चाहता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये अंधेरा जो हुआ है आज हमारे एरिया में, ये हम लोगों के लिए एक ऊपर वाले की तरफ से इंटीमेशन है कि ये जो अंधेरा हुआ है ये एमआईएम के लिए आखिरी अंधेरा होगा और इस अंधेरे के बाद उजाला ही उजाला होगा और रोशनी ही रोशनी होगी। तो मैं इस अंधेरे से, मैं हमारे विरोधक जो है, जो सिटिंग एमएलए है यहाँ हमारे एरिया के, हमारे कॉर्पोरेटर्स है, मैं उनसे भी सवाल करना चाहूंगा क्योंकि अभी अभी मुझे पता चला है कि एक प्रेस चैनल ने ऐसी न्यूज चला दी है कि एमआईएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उसकी बत्ती गुल हो गई। तो मैं हमारे जो भी मीडिया के भाई हैं, मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि एमआईएम की बत्ती नहीं गुल हुई है, ये पूरे एरिया की बत्ती गुल हुई है। और इसका अगर आपको सवाल करना है तो प्लीज यहाँ के जो सिटिंग एमएलए उनसे सवाल कीजिए कि हमारी ये बत्ती गुल क्यों हुई है। यहाँ के जो कॉर्पोरेटर है उनसे सवाल कीजिए कि यहाँ के लोगों को बत्ती गुल होने की वजह से ये जो परेशानी हो रही है तो ये क्यों हुई है, ना कि बस हम पर तंज करें। तो हम तो इस अंधेरे को भी स्वीकार करते हैं क्योंकि हमारा काम, एमआईएम वालों का काम अंधेरे को दूर करने का ही है और इंशाल्लाह अगर आपका साथ, आपका सपोर्ट रहा तो जरूर इस अंधेरे को भी एमआईएम दूर करें। जैसे कि आज की जो मीटिंग रखी गई है वो किस बारे में और उसके बारे में कुछ बताइए। आज की ये जो मीटिंग है ये आज हम लोग ने पूरे हमारे ऑल ओवर मुंबई के तमाम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स एंड तालुका प्रेसिडेंट्स को यहाँ पर बुलाए थे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आप मीडिया से बिलोंग करते हैं, कि आज महाराष्ट्र में कॉर्पोरेशन इलेक्शंस को लेकर जो रिजर्वेशन की एक प्रक्रिया होती है जिससे ये पता चलता है कि कौन से वार्ड मेल है, फीमेल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, तो वो पता चलता है। तो वो पता चलने के बाद एक अलग सा माहौल होता है कि लोग सब चार्ज हो जाते हैं एकदम कि बस चलो हमारा वोट अच्छा हो गया, या कोई डिप्रेस हो जाता है कि जो तैयारी 5 साल से उम्मीद में, जैसे इस वार्ड में भी शायद लोग कर रहे थे कि शायद ये वार्ड भी मेल हो जाएगा, 224 वार्ड, तो वहां पर भी फीमेल हो गया, तो कुछ लोग डिप्रेस भी हुए। तो हम लोग वापस से हमारी ये रणनीति को रणनीति तय करने के लिए हम लोग ने ये मीटिंग बुलाई थी। तो साथ ही साथ मैंने सोचा कि क्यों ना हमारे पत्रकार भाइयों को भी बुलाया जाए और उनसे भी कुछ टिप्स ली जाए कि आने वाला इलेक्शन हम लोगों को कैसे लड़ना चाहिए, हमारी वीकनेस पे आप लोग लाइट डाले थोड़ा सा कि हम कहाँ वीक है, हमको और क्या करना चाहिए। तो मैं सीखने के लिए एज ए यंगर ब्रदर, आप लोग का मैं छोटा भाई मानकर अपने आप को, मैं कुछ सीखने के लिए, मैं आपसे कुछ टिप्स लेने के लिए आपको बुलाया हूँ। तो मैं फिर से दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बड़ी तादाद में मीडिया के कैमरे मेरे सामने होंगे, लेकिन आप लोग बड़ी तादाद में आए, तो शुक्रिया आप लोग का। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इलेक्शन है, इलेक्शन में आप लोग हम लोगों को कवर करेंगे और मैं आपको फुल फ्रीडम देता हूँ कि हम लोग जो अच्छा काम करते हैं वो तो आप दिखाइए ही, दिखाते रहते हैं। अगर हमसे कुछ गलती होती है, हम कुछ बुरा काम करते हैं जो कि नहीं करेंगे और नहीं करते, लेकिन हमसे अगर कुछ गलती होती है तो वो भी आप मीडिया के चैनल पे आप खुलेआम दिखा सकते हैं ताकि हम हमारी गलतियों को सुधार कर और अच्छा काम कर सकें। इलेक्शन में आप कहाँ तक का कौन सी जगह उम्मीदवार खड़ा करने वाले? नहीं, इलेक्शन में हमारा प्लानिंग तो कुछ और था। रिजर्वेशन ने हमारे प्लानिंग्स को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है, बट स्टिल जो सबके लिए हुआ वही हमारे लिए हुआ है। तो मैं ये बोलूंगा कि इस आने वाले इलेक्शन में हम लोग मिनिमम 50 सीट्स कंटेस्ट करेंगे, जहां पर 50 सीटों पर हमारा पूरा वर्किंग हो चुका है, हमने पूरा होमवर्क किए हैं। काफी हद तक हमारे पास उम्मीदवारों का वो भी आया है, उनके बायोडेटा रिज्यूम्स भी आए हुए हैं।
तो हम लोग उनमें से उनको सिलेक्ट करेंगे। और उसके अलावा अबव 50 अगर हमको और भी वार्ड्स में अच्छे उम्मीदवार मिलते हैं जो जिनका समाज में और अपने अपने वार्ड्स में अच्छा काम है, तो जो वर्चस्व रखते हैं समाज में, तो हम उनको भी मौका देना चाहेंगे। तो नंबर अभी फिलहाल के लिए हम लोग 50 पे मिनिमम हम लोग लड़ेंगे आगे, और जैसे जैसे दिन जाएंगे हम लोग और नंबर बढ़ा सकते ये हमको अक्सर मुस्लिम पार्टी में देखा जाता है, लेकिन मुसलमान में भी दो फिरके होते हैं, शिया सुन्नी। तो ये रिजर्वेशन शिया को कितना मिलेगा, कितने आप शिया कैंडिडेट उतारेंगे? हैं। देखिए, अभी फिरकों की बात तो ना ही करें तो बेहतर है। ये फिरके ही जो है, ये जो मसलक का मसला है, यही पूरी फसाद की जड़ है, जो हम लोगों को हमसे ही बांटती है। तो हम लोग ये फिरकों में और मसलक में हम लोग भी उम्मीदवार होगा, हम लोग उसको उसके कास्ट से या उसके फिरके से नहीं जज करते हुए हम लोग उसका सामाजिक काम देखेंगे, और समाज में उसका कैसा नाम है वो देखकर हम लोग उसको उम्मीदवारी देंगे। ये इलेक्शन में यूपी के बारे में कुछ सोच रहे हो आप? देखिए, यूटी तो सही, अगर एग्जांपल आपको दूं तो पिछला ये बिहार इलेक्शन हुए हैं, उसकी वोटिंग भी हुई है। तो बिहार इलेक्शंस में हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी थी, ये आरजेडी एंड कांग्रेस वालों से, लेकिन 6 सीटें भी नहीं दी। तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोग हमसे यूटी करने में खुश है, लेकिन हम लोग बीजेपी को हराने के लिए, भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए अगर हमको एक नहीं 10 कदम पीछे हटना पड़ेगा, और ये जो महाविकास आघाड़ी है इनके पास युक्ति करने के लिए जाना पड़ेगा, तो हम हमारा प्रस्ताव हमारे आला कमान हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब से पूछकर, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से पूछकर हम वो प्रस्ताव रखेंगे, और उसके बाद महाविकास आघाड़ी के ऊपर है कि वो हिमायत ने हमेशा आरोप लगाया है कि ये बीजेपी की बी टीम है, उस बारे में आपका क्या बोलना? नहीं, कुछ नई बात करे तो बेहतर है। बिहार में भी यही मसला चल रहा था। कुछ नई बात करे तो बेहतर है। ये बहुत पुरानी बात हो गई है। यही बी टीम का तबका वहाँ पर जो प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं, वो उनके समाज के लोग क्यों नहीं लगाते? वहाँ तेजस्वी यादव का सगा भाई आज अपनी पार्टी बनाकर इलेक्शन लड़ रहा है। आज यही कांग्रेस की वजह से यूपी में जो पूरे 400 सीट लड़कर एक सीट जीतती है, जिसकी वजह से समाजवादी को नुकसान होता है, और बीजेपी जीत जाती है, ये तबका उनके ऊपर क्यों नहीं लगता है? तो ये सोची समझी साजिश है, और इस साजिश को अभी पब्लिक ने एक्सेप्ट कर ली है कि ये बकवास बात है। और उसका जी जी तो ये बताइए कि आप जो है वो क्या करने वाले हैं, जो हार्ड वर्क नहीं किया, आप कौन सी तब्दीली लाने वाले हैं जिससे आप पिछले इलेक्शन में देखा गया है कि आपके एक बार 2 बार ऐसे हुए कि आप फिर सफाया हो गया, फिर आपका कॉर्पोरेशन में कहा भाई गवर्नमेंट कुछ नहीं हुआ, कौन सा काम करने वाले हैं, क्यों युवा में आप आए? पहले तो मैं आपके सवाल को करेक्ट करना चाहूंगा, मैं तीसरा नहीं हूँ, चौथा हूँ। मैं चौथा हूँ, और मैं पुराने हमारे 3 जो सदर थे, मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं देना चाहता कि उनका काम अलग है या कम है या ज्यादा है। मैं ये समझता हूँ कि हर किसी का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। अब मेरा जब आप पूछ रहे हो कि मैं क्या करूंगा, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम फारूक शाब्दी है, और जो मुझे जानते हैं वो मुझे जानते हैं। इंशाअल्लाह आने वाले महानगर पालिका इलेक्शंस के रिजल्ट ही आपको बताएंगे कि फारूक शाब्दी ने क्या किया। अब प्रिसाइजली अगर आप पूछोगे तो मैं संगठन के ऊपर ज्यादा काम करता हूँ, मैं लोगों को जोड़ने में ज्यादा बिलीव करता हूँ, ना कि मैं इलेक्शन के करीब कोई अगर आ जाए हमारी पार्टी में, मैं उन लोगों को स्वीकार नहीं करता। मैं खुशी खुशी मेरा उम्मीदवार जो मेरे साथ 5 साल कंधे से कंधा लगाकर पार्टी को बड़ा करने का काम किया है, मैं उसके ऊपर दाव खेलना पसंद करूंगा, ना कि कोई धरना सेठ आ जाए आखिरी चांद रात को कि मुझे टिकट दे दो, पैसों का लालच दे, या कोई दूसरी पार्टी से उसको टिकट नहीं मिलने पर आ जाए, मैं उसको उम्मीदवारी नहीं दूंगा। मैं मेरे लोगों को बड़ा करूंगा ताकि वो लोग जो पार्टी के साथ बुरे वक्त में खड़े रहे
वो आगे भी पार्टी के साथ खड़े हैं। 2014 से लेके 2025 तक का ऐसे एमआईएम में बहुत से उम्मीदवार है। पिछले एमएलए कॉर्पोरेशन इलेक्शन में 45 नगर सेवक आपके थे, इस पर देख भी नहीं है जो चुनाव लड़े थे। जैसे आप कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियों से हम नहीं लेंगे, लेकिन हर टाइम पिछले 10 सालों से ये देखा जा रहा है कि दूसरी पार्टियों से लोग आते चुनाव लड़ते और चले जाते। तो इस बार कैसा लगा? यही अलग होने वाला है कि जो जाते हैं उनको आने ही नहीं दिया जाएगा इस बार। उनको बोलेंगे आपको जहाँ जाना है इलेक्शन के बाद तो अभी से आप चले जाइए। हमारे साथ जो है, हमारी पार्टी के लिए जो काम कर रहा है, जो अपने अपने वार्ड्स में अपनी अपनी ऑफिस खोल के बैठा है, लोगों के बीच में है, लोगों की सुख दुख में काम कर रहा है, इस बार एमआईएम पार्टी ज्यादा से ज्यादा तादाद में उन्हीं, मैं समझूंगा घर के बच्चों, ये सब हमारा घर है, हमारा आपने आइडेंटिफाई किया है, आपने क्या तैयार किया, आइडेंटिफाई किया किसको देंगे, किसको देंगे, बातें करना क्या? आप सीटों का बंटवारा कैसा करोगे, किस मुद्दे पे या किस आधार पे करोगे? आइडेंटिफाई की बात जाए तो वो हमारी पार्टी का इंटरनल मसला है, हम लोगों ने आइडेंटिफाई भी की है और हमारा काम भी चल रहा है। तो वो तो हम लोग इलेक्शन तक लगेगा, आपको पता ही चल जाएगा। सीटों का बंटवारा इन द सेंस कहाँ बांटना है, हमको बंटवारा किससे करना है, जैसे कि लोगों को पैसा देना है, कैंडिडेट नाराज ना हो। नहीं देखिए, कैंडिडेट इन द एंड टिकट एक होती है यस, और इच्छुक बहुत सारे होते हैं, टिकट मांगने वाले एक होते हैं। तो ये एमआईएम ही नहीं, हर पार्टी में ऐसा होता है कि टिकट मिलने के बाद नाराजगी होती है, बगावतें होती है। तो उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो कम से कम जो डैमेज हो वो कंट्रोल करने के लिए एज अ पार्टी हम लोग ने भी काम किए है और हम लोगों को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के डायरेक्शंस है, हम उनकी डायरेक्शन पे चलकर हम लोग सबको खुश रखकर और कम से कम डैमेज होकर पार्टी के साथ। जैसे आपने कहा कि आप चौथे सदन हैं, इसके पहले 3 सदन थे। आपने कहा कि तीनों सदन ने ये गलती करी है कि भाई हैदराबाद से बाहर से लोग आते थे उनको टिकट दे दी जाती थी और हैदराबाद से लोग आते थे वो सिलेक्शन होता था, क्योंकि हैदराबाद की कमेटी आती है और सिलेक्शन होता है, मतलब ग्राउंड रिपोर्ट होती है, उसके बाद ही चुनाव का डिक्लेयर किया जाता है कि किसको टिकट देना है। तो इस बार क्या अलग होगा? नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि पिछले 3 सदन में ये गलती की है, गलतियां हुई है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। गलतियां मैं समझता हूँ कि सदर की तरफ से नहीं, ये ओवरऑल गलती हो सकती, पार्टी के फैसले गलत हुए होंगे, तो वो सारी चीजों से हम लोग सीख लेकर आगे बढ़ेंगे। जो गलतियां हमने किए हैं या जो हुई अनजाने में, हम उसको नहीं दोहरा कर आगे इलेक्शन लड़ेंगे और आपको बदलाव देंगे। हमारे पास रिकॉर्ड थे, लोगों ने कहा कि छापा है ऐसे कैंडिडेट का पिछली बार जिन्होंने ये कहा कि जब हम टिकट मांगने गए सारी तैयारी थी कि हमसे पैसा मांगा गया, हम उस लायक नहीं है कि वो पैसा दें, इसलिए हम बाहर होते हैं। तो आप कुछ चीजों को कैसे रोकेंगे, क्या इस बार क्या होगा? देखिए, ये सब जो पैसों का खेल है, सारी पार्टियों में ये आरोप लगते हैं और हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई भी हो। अब मर्सिडीज मांगकर अब शिवसेना में तो पद दिए जाते थे, मर्सिडीज के बदले एक मामूली सा पद मिलता था लोगों को। तो ये अलग अलग मतलब कोई आरोप लगाता है और कुछ हद तक सच्चाई भी होती है, तो इसको हम नकार नहीं सकते, ना ही एक्सेप्ट कर सकते। हम लोग कोशिश यही करेंगे कि जो मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट हो उसको टिकट मिले, ताकि वो हमारे फैसले रिजल्ट्स में तब्दील हो और हमारे ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार जीतकर मुंबई कॉर्पोरेशन में जाए। सारे ऑफिस क्या इस मुद्दे में आपको सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को गिरने का है? नहीं, अरे सलीम भाई भी आए हैं, थैंक यू वेरी मच सलीम भाई। सबसे पहले तो देखिए, हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी होने के साथ साथ हम लोग किसी के पर्सनल दुश्मन नहीं। हमारा टारगेट कोई आसिम भाई नहीं है कि हाँ, ये आप बोल सकते हैं कि हमारा ध्यान वहाँ है। अभी जैसे इंडियन टीम की बात लेते हैं तो सबसे अच्छे प्लेयर रोहित शर्मा और विराट कोहली है, तो ओपनिंग बल्लेबाजी उनको ही दी जाती है कि जाओ ज्यादा रन मार के आओ। तो हम लोगों को भी ऐसा है कि गवर्नमेंट से हमारे रिजल्ट इजीली और अच्छे से, वहाँ की लोगों में एक ऐसा रुझान है कि हम लोग के रिजल्ट अच्छे आ सकते, तो हम लोग, हमारे लिए ज्यादा प्रेफरेबल सीट ज्यादा वहाँ है, तो हम लोगों का ध्यान भी पर्सनली वहाँ पर ज्यादा है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी नेता को टारगेट कर, जो मैंडेट गवर्नमेंट की जनता ने 42,000 का अतीक सर को दी है, तो वो मैंडेट के साथ इंसाफ करने के लिए हम लोग वहाँ के लोगों के बीच में जाता है। एक और पैटर्न देखा गया है, उनसे मैंने सवाल किए थे, तो थोड़ा सा कि मुंबई अध्यक्ष ने आपने कभी पावर नहीं रहा है कि वो टिकट बांटे। हाँ, पूरा फॉर्म वो करते हैं, लोगों को ये करते हैं, फिर हैदराबाद से कमांड आता है, हैदराबाद के
देखिए डिसीजन ना मेरा चलेगा ना वहां से जो आते हैं उनका चलेगा। डिसीजन सिर्फ चलेगा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का। और वो जो डिसीजन ले ली, वो चाहे मैं चाहूं या ना चाहूं, मैं उससे खुश रहूं या ना रहूं, वो डिसीजन मुझे ही नहीं, हमारी पूरी महाराष्ट्र की टीम, पूरे इंडिया की टीम को मान्य रहेगा। दूसरी बात, मैं मेरे कार्यकर्ताओं के लिए पहले ही बोल दिया हूँ और उनके भी बराबर समझ में आ चुका है कि कुछ चेंज देख रहे हैं और वो चेंज देखकर उस पर भरोसा करके ही माशाल्लाह मेरे साथ कंधे से कंधा रखकर वो लोग चल रहे हैं। मुझे भी ऐसी उम्मीद है कि मैं उनके जो भी भरोसा मुझ पर दिखाया मैं उस पर खरा उतरूंगा और इंशाल्लाह उनको पता है और असद साहब ने भी मुझे जबान दी है कि जो भी फैसले होंगे वो महाराष्ट्र की लोकल बॉडी ही फैसले करेगी। एक आखिरी सवाल, हमेशा देखा गया कि इलेक्शन के बाद में मुंबई अध्यक्ष की कुर्सी बदल दी जाती है, तो आप कितना सेफ काम करते हैं? नहीं देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं परफॉर्म नहीं कर पाता तो अगर मेरी कुर्सी बदल दी जाती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं। कुर्सी पर जो मोस्ट डिजर्विंग है, जो मोस्ट परफॉर्मिंग है, वही होना चाहिए। इफ यू आर आउट ऑफ फॉर्म यू डोंट डिजर्व योर प्लेस इन द सीट, इन द टीम। तो मैं समझता हूँ कि कुर्सी तो एक बहाना है। इंशाल्लाह आज ये पुरानी है, इलेक्शन के बाद नई कुर्सी वैसे बदलेंगे, हम नई कुर्सी लेंगे और उस कुर्सी पे भी फारूक शाब्दी दिखेगा। फारूक साहब, काम चालू है उस पर, वक्त आने पर आपको बताएंगे। अभी बाकी जगहों पे सदर जो है इलेक्शन के पहले दिए जाएंगे या बाद में? बाकी जगहों पे सदर कौन सी जगह पर? जैसे भिवंडी शहर हो गया, हाँ बोल दिया मैंने। मुंबई हो गया, उमरा में भी दे देंगे इलेक्शन से पहले। इलेक्शन से पहले हाँ, election से आपका नगर सेवक में मेन मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे के आधार पर लोग जनता के बीच में जाएंगे, कुछ सवाल है। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा तो आज ही मिल गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बत्ती गुल। हाँ, तो मैं तो अब ये बत्ती गुल को ही चलाने वाला हूं। हाँ, ये बत्ती गुल ही हम लोग को जिताएगी। ये बत्ती गुल कैसे भी हम ये सवाल करेंगे। यहाँ इतने बड़े बड़े टावर बने हैं, अगर कोई फंस गया होगा लीक में तो उसका जिम्मेदार कौन है? स्कूल पढ़ने वाले बच्चे, उनके होमवर्क का टाइम है, उनकी ट्यूशन का टाइम है, बत्ती गुल की वजह से उनकी पढ़ाई में नुकसान हुआ रहेगा, उसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ पर सरकारी दवाखाने, आईसीयू में लोग हैं जिनको लाइट लगती है, बत्ती गुल होने की वजह से उनकी जान को नुकसान हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ पर गटर है, खुले हैं, जिसके ऊपर ढक्कन नहीं है, ये कॉर्पोरेशन ढक्कन नहीं लगा सकती। अंधेरे में अगर आदमी अंदर गिर गया और मर गया तो उसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ पर ऐसी सड़कें हैं, बेचारा कोई टू व्हीलर पे आ रहा है, अंधेरे की वजह से खड्डे में चला गया, गिर गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो ये बत्ती गुल ही इंशाल्लाह इन सब की बत्ती गुल करेगी और हम लोग को ऐसा रोशन करेंगे। देखिए अभी भिवंडी की बात अगर कर रहे हैं आप तो वक्त बहुत कम है और आप सच बोल रहे हैं कि भिवंडी महानगर पालिका में हमारी बॉडी नहीं है, बट हमारा कैडर ऑन फील्ड है। मतलब वो डेजिग्नेटेड अहदेदार नहीं है, लेकिन हमारे पुराने मजलिस के चाहने वाले अभी भी भिवंडी शहर में है। जो मैं ये समझता हूँ एक हमारा जो कार्यकर्ता है वो 100 या 1000 के बराबर है, तो हम उनको जल्द से जल्द इंशाल्लाह टीम में देंगे और उनको बड़ी जिम्मेदारी देंगे। और वो इम्तियाज जलील साहब से मेरी बात हो चुकी है, वो बहुत ही जल्द, हो सकता है आने वाले वीक में या 8-10 दिन में उसका फैसला ले और वो आपको बता फारूक भाई, एक सवाल ये है, जनता आपको चुनाव जीतने के बाद क्यों नकार देती है? लगातार आपके नगर सेवक महाराष्ट्र में भी जीते, एमएलए भी जीते, लेकिन दूसरा चुनाव होता है उस सीट पे एमआईएम जो है सीट हार जाती है। आप कहते हैं मुसलमानों का काम करते, 5 साल तक जनता आपको बैठा के रखती है, एक सीट देती है, लेकिन वहां के इलाकों का काम नहीं होता, इसलिए आपको लगा देती है। इसकी वजह कितने इलेक्शन हुए हैं एमआईएम के यहाँ पर जो इलेक्शन लड़ने के बाद जनता ने नकार? मैं बता दूं आपको, नांदेड़ के अंदर आपके 9 कॉर्पोरेटर थे, वहां हार गए। एमएलए के अंदर आपके इम्तियाज जलील साहब हार गए, मानसी पठान हार गए, अकोला के अंदर आपके नगर सेवक थे वो हार गए। मतलब आपके 150 तक पौने जो नगर सेवक थे, उसके अंदर दूसरा चुनाव हुआ तो वो सीट पे रिपीट नहीं हुई। ऐसा क्यों होगा? और बॉम्बे में 2 नगर सेवक थे, दोनों पार्टी छोड़ दी। हाँ तो सही बात है, तो ये जनता है और जनता जनार्दन है, जनता को हम लोग सवाल नहीं कर सकते। उल्टा हम लोग उसमें से ये निकाल सकते हैं कि जनता ने ये फैसला हमारे खिलाफ क्यों लिया और हम उस पे काम करने की कोशिश करेंगे और उसको सुधारेंगे। और वो सारी चीजों को सुधारने के लिए जमात ने मुझे यहाँ भेजा है और कुछ हद तक, काफी बड़ी हद तक हम लोग उस चीजों पे काम किए और इंशाअल्लाह जनता इस बार
अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा अगर इस बार जनता सिर्फ और सिर्फ एमआईएम को कबूल करेगी और पतंग का परचम और ऊंचा लहराएगा इंशाअल्लाह। कहाँ तक आप सीट की उम्मीद करते हो? हाँ, कहाँ तक के सीट की उम्मीद करते हो? देखिए अगर हम लड़ रहे हैं तो हम तो ये सोचेंगे कि पूरे ही जीते, तो उम्मीद तो अल्लाह से बेहतरीन करना चाहिए। तो हम तो बोलेंगे कि अल्लाह पूरे जितवा दे, पूरे जितवा के हमारे बिना किसी का मेयर ना बने, वो भी नौबत ना अल्लाह पाक, और हमको मेयर बना दे, हमारी उम्मीद तो ऐसी है। सर, भिवंडी वालों के लिए मैसेज है? भिवंडी वालों के लिए मैसेज है? भिवंडी वालों के लिए ये मैसेज है मेरा कि निराश मत होइए भाइयों, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग वहां आ रहे हैं, और आने के बाद आपके भिवंडी में से, आपके बीच में से एक ऐसी टीम, एक ऐसा सदर हम लोग आपको देंगे इंशाल्लाह। आप लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कीजिए, और भिवंडी एक बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारा शहर है, और उसको सुधारने में हम सब मिलकर काम करेंगे और इंशाल्लाह उसमें कामयाब होंगे। शक्तिनगर विधानसभा के अंदर वार्ड नंबर 145 है, जहां पर एमआईएम के दो जो मुंबई में कॉर्पोरेटर जीते थे उसमें से एक शामिल था शाहनवाज शेख, जो 500 वोट से जीता था, और उसी के बाजू एक वार्ड था वार्ड नंबर 143 महाराष्ट्र नगर, जहां 150 वोट से एमआईएम हार गई। 2019 के विधानसभा चुनाव में वहां पर आपने एमएलए चुनाव में भी पार्टिसिपेट किया था, 24 में वहां पर एमएलए का कैंडिडेट आपने नहीं किया, तो अनुशक्ति नगर के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? नहीं देखिए, ये सब पार्टी की रणनीति है, या जैसे सही उम्मीदवार नहीं दिखा होगा हमको तो नहीं दिए होंगे, मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन अनुशक्ति नगर हो, उसके बाजू का एरिया हो, और उसके अलावा अभी और ऐसी कई सीटें हैं जहाँ पर हम 100, 200, 300, 500 की मार्जिन से हारे जीते। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी नजर मानी है। वो तो सलीम भाई ने सवाल किए गवर्नमेंट का, तो मैंने उनको जवाब दिया। वेरी सुन हम लोग वो सारे एरियाज में जाएंगे और वहां पर इलेक्शन अच्छी बड़ी ताकत से लड़ेंगे और वहां से रिजल्ट अच्छे निकालेंगे, और किसी एरिया के साथ हम लोग सौतेला सलूक नहीं करेंगे। पूरा मुंबई हमारे लिए एक समान है, और पूरे मुंबई में जहां पर भी हमारे उम्मीदवार होंगे हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे उम्मीदवार जीतें। अकबर उवैसी को पूरे मुंबई का देखना चाहते हैं, हमेशा देखा गया है कि मुंबई के लोग अकबर उवैसी के दीवाने होते हैं। क्या इस बार स्टार कैंपेन बन के आएंगे? देखिए मैं खुद अकबर साहब को मुंबई की गलियों में भाषण करता हुआ सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, बट कुछ हेल्थ इश्यूज है, तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि बस उनकी सेहत में सही रहे और सेहत में सुधार हो। और इलेक्शन के टाइम अगर वो फिट रहते तो अकबर साहब को हम लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। अकबर साहब को मुंबई से एक अलग मोहब्बत है, एक अलग प्यार है, उनके दिल में मुंबई के लिए एक अलग जगह है। वो खुद बोलेंगे फारूक मैं इस तारीख को आ रहा हूँ, मेरा साथ रखिए, तो इंशाल्लाह आप लोग आइएगा कवर करने के लिए। हमारा देश सुरक्षित हाथों में, ऐसा लोगों का होना, उस बारे में बोलिए। अब प्रधानमंत्री है, अब उनसे कौन सवाल करेगा, प्रधान है वो, तो उनका तो इंडिया से ज्यादा विदेश में ही ध्यान है उनका। तो आने वाले इलेक्शंस में यहाँ की जनता से मैं अपील करूंगा कि उनको विदेश की सिटीजनशिप दिला दे, ताकि वो विदेश में मजा ले। थैंक यू सर।